आज हम ई कंटेंट के तहत बीए तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र प्रकरण धर्मवीर भारती द्वारा विरचित कनुप्रिया काव्य का जो पूर्व राग खंड है उसके जो 5 गीत है उसमें से हमने पिछले वीडियो में 2 गीतों की चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं और पिछले वीडियो में धर्मवीर भारती का व्यक्तित्व और कृतित्व या जीवन परिचय है उससे हम मुखातिब हो चुके हैं। प्रस्तुत वीडियो में हम धर्मवीर भारती द्वारा विरचित कनुप्रिया का जो पूर्व राग खंड है सर्ग है उसके जो तीसरे चौथे और 5वें जो गीत है उसकी चर्चा हम प्रस्तुत वीडियो में हम चर्चा करेंगे। उन पद्यांशों की सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे। तो बीए तृतीय वर्ष की छात्राएं या विद्यार्थी प्रस्तुत वीडियो को ध्यान से देखें, सुने और इसका विवेचन विश्लेषण करें और उसके उपरांत वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करने में कोताही न बरतें। मैं एस.एल. बैरवा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय बयाना, जिला भरतपुर, और हम जिस पाठ्य पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं आधुनिक हिंदी कविता, ये पाठ्य पुस्तक महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय के बीए तृतीय वर्ष ऐच्छिक विषय हिंदी के प्रथम प्रश्न पत्र में सम्मिलित है। तो प्रस्तुत वीडियो में हमारा फोकस धर्मवीर भारती द्वारा विरचित कनुप्रिया का पूर्व राग जो खंड है उसके जो 3-4 गीत है उनकी हम सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे। तो अगला जो पद है चौथा पद, पहले इसको पढ़ते हैं। पर हाय मुझे क्या मालूम था कि इस बेला जब अपने को अपने से छिपाने के लिए मेरे पास कोई आवरण नहीं रहा तुम मेरे जिस्म के एक एक तार से झंकार उठोगे। सुनो सच बतलाना मेरे स्वर्णम संगीत, इस क्षण की प्रतीक्षा में तुम कब से मुझ में छिपे सो रहे थे। अब हम इस पद्यांश की, इस पद की सप्रसंग व्याख्या करेंगे। जो व्याख्या के 4 सोपान है उसके आधार पर इसकी हम समीक्षा करते हैं, विवेचन विश्लेषण करते हैं। व्याख्या के 4 सोपान संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ और कलात्मक सौंदर्य। तो पहला लेते हैं संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक आधुनिक हिंदी कविता में संकलित धर्मवीर भारती नई कविता के प्रमुख कवि धर्मवीर भारती द्वारा विरचित कनुप्रिया के पूर्व राग खंड का दूसरा जो गीत है उससे उद्धृत है, अवतरित है। अब हम प्रस्तुत जो पद है उसका हम प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में या गीत में या इस अंश में कवि ने वीणा रूपी नायिका की आत्मानुभूति को स्वर दिया है। अब हम इसका भावार्थ या व्याख्या का तीसरा सोपान है उसको देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि कहता है कि वीणा रूपी नायिका अपने ही अंदर छिपे प्रिय रूपी स्वर्णम संगीत को संबोधन कर कहती है कि हे प्रिय, तुम जब इस तरह मेरे सारे शरीर में छिपे हुए प्रतीत होते हो तो ऐसे समय पर मेरे पास अपने को अपनों से छिपाने के लिए कोई आवरण या घूंघट भी नहीं है, कोई पर्दा भी नहीं है। मुझे पता नहीं रहा कि तुम मेरे शरीर के एक एक तार से इस तरह मधुर झंकार व्यक्त करोगे। इसलिए हे मेरे स्वर्णम संगीत रूपी प्रियतम,
सुनो और मुझे सत्य बताओ कि तुम इस मधुर क्षण की प्रतीक्षा में कब से मेरे अंदर सो रहे हो या सो रहे थे। अर्थात मधुर संगीत व्यक्त करने से पूर्व तुम शांत सो रहे थे, किंतु तार की मधुर झंकार से तुम्हारा रूप व्यक्त हो गया। तुम्हारी इस तरह की समर्पित प्रेम निष्ठा के कारण मुझे कुछ लज्जा का अनुभव हो रहा है। तो ये इस पद्यांश का भावार्थ है। अब हम प्रस्तुत पद्यांश का कलात्मक सौंदर्य या व्याख्या का जो चौथा सोपान है उसकी चर्चा करते हैं। प्रस्तुत पद्यांश या उक्त पद्यांश में कवि ने वीणा और उसमें निहित संगीत को प्रेमी और प्रेम का मानकर प्रेम निष्ठा व रति भाव का सुंदर प्रकाशन किया है। नंबर 2, उक्त पद्यांश में या प्रस्तुत पद्यांश में वीणा को प्रेम का व संगीत को प्रियतम रूप में व्यक्त करने के कारण सांग रूपक प्रयोग द्रष्टव्य है। और प्रस्तुत पद्यांश में अनुप्रास, रूपक आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है। और प्रस्तुत पद्यांश की शब्दावली, भाषा शैली सरल, सुबोध, भावानुकूल और कवि के भावों और विचारों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सशक्त और समर्थ है। अब हम अगली जो व्याख्या या अगला जो सोपान या अगला जो पद है उसको हम पहले पढ़ते हैं। नंबर 5वां, घाट से लौटते हुए तीसरे पहर की अलसाही बेला में मैंने अक्सर तुम्हें कदम के नीचे चुपचाप ध्यान मग्न खड़े पाया। मैंने कोई अज्ञात वन देवता समझ कितनी बार तुम्हें प्रणाम कर सिर झुकाया, पर तुम खड़े रहे अडिग, निर्लिप्त, वीतराग, निश्चल। तुमने कभी उसे स्वीकारा ही नहीं। दिन पर दिन बीतते गए और मैंने तुम्हें प्रणाम करना भी छोड़ दिया, पर मुझे क्या मालूम था कि वे अस्वीकृति ही अटूट बंधन बनकर मेरी प्राणबद्ध अंजलियों में, कलाइयों में इस तरह पलट जाएगी कि कभी खुली नहीं पाएगी। अब हम व्याख्या के जो 4 सोपान होते हैं उसके आधार पर प्रस्तुत पद्यांश की समीक्षा या विवेचन विश्लेषण करते हैं। तो नंबर 1, संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश या पद या गीत हमारी पाठ्य पुस्तक आधुनिक हिंदी कविता में संकलित नई कविता के प्रोधा कवि धर्मवीर भारती द्वारा विरचित कनुप्रिया के प्रथम खंड पूर्व राग का जो तीसरा गीत है उससे उद्धृत है या अवतरित है। अब हम इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में नायिका राधा पूर्व राग प्रसंग और उस पर पड़े प्रभाव का स्मरणात्मक वर्णन करती है। साथ ही वह प्रेमासक्ति और समर्पण निष्ठा का भावपूर्ण उल्लेख करती है। इस बात का इसमें चित्रण किया गया है। अब हम व्याख्या का जो तीसरा सोपान है, भावार्थ है, उसको देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि वर्णन करता है कि नायिका राधा पूर्व घटना का स्मरण करती हुई या पूर्व राग का स्मरण करती हुई नायक श्री कृष्ण को लक्ष्य कर कहती है कि यमुना के तटवर्ती घाट से जब मैं लौट रही थी तब दिन का ढलता हुआ तीसरा पहर था। तब मैं प्राय देखती थी कि तुम कदम के वृक्ष के नीचे चुपचाप ध्यान मग्न खड़े रहते थे। इस तरह तुम्हें चुपचाप ध्यान मग्न देखकर मैं समझती थी कि कोई अज्ञात वन देवता है। ऐसा समझकर मैंने अनेक बार प्रणाम करती हुई अपना सिर झुकाया, अर्थात अपनी भक्ति व्यक्त की। लेकिन तुम अडिग, निर्लिप्त, निर्विकार, आसक्ति रहित, निश्चल भाव से उसी तरह खड़े रहे। तुमने कभी भी मेरे प्रणाम को स्वीकार नहीं किया।
या प्रणाम का कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया, अर्थात कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। इस तरह प्रतिदिन मेरे द्वारा प्रणाम करने और तुम्हारे द्वारा अनासक्ति रखने की प्रक्रिया में दिन पर दिन बीतते गए। तब तुम्हें निर्लिप्त देखकर मैंने प्रणाम करना ही छोड़ दिया। लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम्हारे द्वारा दर्शाई गई प्रणाम की ऐसी कृति मेरे लिए प्रेमा भक्ति का अटूट बंधन बन जाएगी। तुम्हारी वे ऐसी कृति मेरी प्रणाम करने की बंधी हुई अंजलियों और कलाइयों में अनुराग बनकर लिपट जाएगी और निरंतर अभ्यास बस स्वतः ही जुड़ी रह जाएगी। मैं उनसे बंधी रहूंगी। फिर अंजलियों का यह बंधन अर्थात प्रेमा भक्ति का बंधन कभी खुल ही नहीं पाएगा। तो ये इस पद्यांश का भावार्थ है। अब हम व्याख्या का जो चौथा सोपान है या प्रस्तुत पद्यांश का कलात्मक सौंदर्य है उसको निहारते हैं, देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में प्रेमा भक्ति जिससे की जाए, यदि वह उतना ही अधिक निर्लिप्त और अनासक्त रहता है, वासनाहीन रहता है, तो उसके प्रति और भी निष्ठा बढ़ जाती है। फिर उसके न चाहने पर भी प्रेमा भक्ति स्वतः पल्लवित होती रहती है। आदर्श आचरण से ही तो निष्ठा बढ़ती है। इस तरह इसमें मनोभावों की सुंदर व्यंजना हुई है। प्रस्तुत पद्यांश में विप्रलंब या वियोग श्रृंगार की पूर्वराग दशा का भावपूर्ण चित्रण हुआ है और प्रस्तुत पद्यांश में अनुप्रास, उपमा, परिकर, प्रणाम आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है और प्रस्तुत पद्यांश की भाषा शैली सहज, सरल, सुबोध और कवि के भावों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सक्षम और समर्थ है। अब अगला पद, छठा पद है, उसको हम पहले पढ़ते हैं और फिर इसकी समीक्षा करते हैं। और मुझे क्या मालूम था कि तुम केवल निश्चल खड़े नहीं रहे। तुम्हें वे प्रणाम की मुद्रा और हाथों की गति इस तरह भा गई कि तुम मेरे एक एक अंग की एक एक गति को पूरी तरह बांध लोगे। इस संपूर्ण के लोभी तुम भला उस प्रणाम मात्र को क्यों स्वीकारते और मुझ पगली को देखो कि मैं तुम्हें समझती थी कि तुम कितने वीतराग हो, कितने निर्लिप्त हो। अब हम प्रस्तुत पद्यांश की सप्रसंग व्याख्याएँ करते हैं। जो व्याख्या के प्रमुख चार जो सोपान होते हैं उसके आधार पर इसकी समीक्षा करते हैं, विवेचन विश्लेषण करते हैं। तो नंबर 1, संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आधुनिक हिंदी कविता में संकलित नई कविता के प्रमुख कवि धर्मवीर भारती द्वारा विरचित कनुप्रिया काव्य के पूर्व राग खंड के तीसरे गीत से ये अंश उद्धृत है, अवतरित है या लिया गया है। अब हम इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में प्रेमा भक्ति में निमग्न नायिका का कथन है। वे नायक को लक्ष्य करके तथा उसकी संपूर्णता के लोभ पर आक्षेप करती है, उस पर व्यंग करती है, उस पर कमेंट करती है और कहने लगी कि अब हम व्याख्या का तीसरा जो सोपान है इसका भावार्थ देखते हैं। मैं सोचती थी कि तुम कदम वृक्ष के नीचे निर्लिप्त निश्चल भाव से खड़े रहते हो, परंतु यह मेरा भ्रम था। मुझे ये पता नहीं था कि तुम वहाँ पर केवल निश्चल खड़े नहीं हो, अपितु मेरे द्वारा सिर झुकाकर प्रतिदिन प्रणाम करने की मुद्रा एवं हाथों की गति तुम्हें इस तरह और इतनी अधिक भा गई कि तुम मेरे एक एक अंग की एक एक गति को पूरी तरह बांध लोगे, अपने प्रेम जाल में आबद्ध कर लोगे। आस यह है कि तुमने मेरी प्रणामबद्ध अंजलि की मुद्रा को अपने हृदय में गहरे तक उतार लिया, अंदर तक उतार लिया। मेरा अनुमान था कि तुम जो अविचल भाव से वीतरागी की तरह खड़े रहते, आसक्ति
हीन हो, निर्विकार हो, किंतु हुआ इस अनुमान के विपरीत। मेरा जो आइडिया है उसके ये विपरीत हुआ। तुमने मेरा सर्वस्व पाने की कामना से मेरे अंग अंग की हर गति, प्रगति और भंगिमा को अपने हृदय में बसा लिया। मैं तुम्हारी ओर आकर्षित होती चली गई और तुम मुझे प्रेम पास में आबद्ध करते चले गए। मैं तुम्हें श्रद्धामयी दृष्टि से देखती रही, मेरी श्रद्धा बढ़ती गई। अतः श्रद्धावनत होकर प्रणाम किया करती थी, किंतु सचमुच मैं तो पागल निकली, मैं तो पगली निकली। मैंने तुम्हें वीतरागी और निर्लिप्त समझा, किंतु तुम प्रेम प्रवंचक प्रमाणित हुए। तभी तो मात्र प्रणाम के स्वीकार से तुम्हें मन संतोष नहीं हुआ। होता भी कैसे? सर्वस्व का अभिलाषी मात्र प्रणाम को कैसे स्वीकार कर सकता था? मेरा सर्वस्व पाने के लिए तुमने कृत्रिमतापूर्ण अनासक्ति दिखाकर मुझे पूर्णतः समर्पिता और आसक्तिपूर्ण बना दिया। भाव यह है कि अनासक्ति ही आसक्ति का कारण बन गई। तो ये इस पद्यांश का भावार्थ है। अब हम व्याख्या का जो चौथा सोपान है, कलात्मक सौंदर्य है, उसको देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में नायिका की प्रेमा भक्ति, निष्ठा तथा नायक के स्वार्थी आचरण की सुंदर व्यंजना हुई है। और प्रस्तुत पद्यांश में पुनरुक्ति, प्रकाश, परिकर, आक्षेप अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है। और प्रस्तुत पद्यांश की भाषा शैली सहज, सरल, सुबोध और कवि के भावों को और विचारों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सशक्त और समर्थ है। अब हम अगला जो पद्यांश है उसको पहले पढ़ते हैं, फिर इसका विवेचन विश्लेषण करते हैं। सातवां जो पद है, ये जो दोपहर के सन्नाटे में यमुना के इस निर्जन घाट पर अपने सारे वस्त्र किनारे रख मैं घंटों जल में निहारती हूँ। क्या तुम समझते हो कि मैं इस भांति अपने को देखती हूँ? नहीं मेरे सांवरे यमुना के नीले जल में मेरा यह बेतसलता सा कांपता तन बिंब और उसके चारों ओर शामली गहराई का अथाह प्रसार जानते हो कैसा लगता है? मानो ये यमुना की शामली गहराई नहीं है, यह तुम हो जो सारे आवरण दूर कर मुझे चारों ओर से कण कण रोम रोम अपने श्यामल प्रगाढ़ अथाह आलिंगन में पोर पोर कसे हुए हो। ये क्या तुम समझते हो? घंटों जल में मैं अपने को निहारती हूँ, नहीं मेरे सांवरे। अब हम प्रस्तुत पद्यांश की व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर इसकी हम समीक्षा या विवेचन विश्लेषण करते हैं। तो नंबर 1, संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आधुनिक हिंदी कविता में संकलित नई कविता के प्रोधा कवि धर्मवीर भारती द्वारा विरचित कनुप्रिया के पूर्व राग खंड के चौथे गीत का ये अंश है, या चौथे गीत से ये उद्धृत है, अवतरित है। अब हम इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में राधा का स्वागत कथन है, जिसे वे पूर्व घटना के स्वरूप में कहती है। अब हम व्याख्या का जो तीसरा सोपान है, इसका हम सरल अर्थ या इसका भावार्थ देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में राधा प्रियतम कृष्ण का स्मरण करती हुई कहती है कि मैं दोपहर के शांत वातावरण में यमुना तट के निर्जन घाट पर जाकर अपने सारे वस्त्र उतारकर किनारे पर रखती हूँ और फिर काफ़ी देर तक यमुना के जल को भावपूर्ण दृष्टि से देखती हूँ। हे प्रिय कृष्ण, उस समय क्या ये समझते हो कि मैं जल में अपना प्रतिबिंब देखती हूँ, अपने रूप को इस तरह निहारती हूँ? नहीं हे मेरे सांवरे प्रिय,
मैं तो यमुना के नीले जल में बेंत बल्ली के समान क्रस और कांपते हुए अपने शरीर के प्रतिबिंब को देर तक चारों ओर से शामली और बहुत गहराई जल राशि के प्रवाह से घिरा हुआ देखती हूँ। उस समय मेरा जल राशि में कांपता हुआ बिंब कैसा लगता है, क्या तुम्हें मालूम है? क्या तुम्हें पता है? मुझसे सुनो, तब ऐसा लगता है मानो वह यमुना की शामली गहराई नहीं है, अपितु वह तुम ही हो, जो मेरे शरीर के सारे आवरण दूर कर मुझे चारों ओर से अपने श्यामल प्रगाढ़ आलिंगन में कस रहे हो। उस समय तुम मानो यमुना की जल राशि के रूप में मेरे शरीर के हर भाग को, मेरे रोम रोम को तथा मेरे पोर पोर को अपने तरंगायमान प्रभा रूपी गढ़ आलिंगन से कसे रहे प्रतीत होते हो। इस कारण प्रेमाविष्ट होकर मैं घंटों तक यमुना के जल में अपना प्रतिबिंब निहारती हूँ, देखती रहती हूँ। तो ये इसका भावार्थ हो गया। अब हम व्याख्या का चौथा सोपान या कलात्मक सौंदर्य उसको देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में पूर्व राग रूप में नायक कृष्ण के प्रेमावेश एवं आलिंगन सुख का अनुभूति में वर्णन किया गया है। यमुना का नीला जल मानो प्रिय कृष्ण का सांवला शरीर हो, जो प्रतिबिंब के आलिंगन हेतु सक्रिय हो। इसमें कवि कल्पना का चमत्कारी रूप चित्रित हुआ है और प्रस्तुत पद्यांश में उपमा, अनुप्रास, परिकर, उत्प्रेक्ष्य अलंकार का बहुत ही मार्मिक चित्रण हुआ है और प्रस्तुत पद्यांश की भाषा शैली से सरल, सुबोध और कवि के भावों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सशक्त और समर्थ है। अब हम कनुप्रिया के पूर्व राग खंड का 8वां जो पद्यांश है उसको पढ़ते हैं, फिर इसकी हम व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर इसकी समीक्षा करते हैं। यह जो मैं गृह काज से अलसा कर अक्सर इधर चली आती हूँ और कदम की छाँव में शिथिल अस्त व्यस्त अनमनी सी पड़ी रहती हूँ। यह पछतावा मुझे हर क्षण सालता रहता है कि मैं उस रास की रात तुम्हारे पास से लौट क्यों आई। जो चरण तुम्हारे वेणु वादन की लय पर तुम्हारे नीले जलज तन की परिक्रमा देकर नाचते रहे, वे फिर घर की ओर उठ कैसे पाए। मैं उस दिन लौट क्यों, कण कण अपने को तुम्हें देकर रीत क्यों नहीं गई। अब हम प्रस्तुत पद्यांश की 4 सोपानों के आधार पर सह प्रसंग व्याख्या करेंगे। तो नंबर 1, प्रस्तुत पद्यांश का हम संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत पदावतरण या पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आधुनिक हिंदी कविता में संकलित नई कविता के प्रमुख कवि धर्मवीर भारती द्वारा विरचित कनुप्रिया काव्य के पूर्व राग खंड के 5वें गीत का ये अंश है या 5वें गीत से उद्धृत है। तो ये इसका संदर्भ हो गया। अब हम व्याख्या का दूसरा सोपान प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में नायिका राधा पिछली घटनाओं का स्मरण कर अपनी नादानी पर पछतावा व्यक्त करती हुई चित्रित हुई है। अब हम व्याख्या का जो तीसरा सोपान है इसका भावार्थ देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि वर्णन करता है कि विरह व्यथित राधा एकांत में शिव को लक्ष्य कर कहती है कि मैं प्राय घर के सारे काम करने के बाद कुछ थकी हुई सी इधर चली आती हूँ और कदम वृक्ष की छाया के नीचे कुछ शिथिल और अस्त व्यस्त दशा में बैठ जाती हूँ, अनमनी सी पड़ी रहती हूँ। मेरा यह कार्य मुझे व्यथित कर रहा है। अब मुझे अपनी गलती पर हर समय पछतावा होता है तथा वेदना होती है। इस कारण मैं यही सोचा करती हूँ कि हे प्रिय,
उस रात रास लीला में निमग्न तुम्हारे पास से मैं क्यों घर लौट आई, मुझे वहाँ ठहरना चाहिए। उस रात को तुम्हारे द्वारा बंसी बजाए जाने पर उसकी लय मेरे जो पैर शुम्भ थिरकने लग गए थे और तुम्हारे नील कमल के समान सांवले शरीर की परिक्रमा करते हुए नाच रहे थे, वे मेरे पैर क्यों उस रसमय वातावरण से विमुख होकर घर की ओर उठ पाए। मैं उस दिन तुम्हारा स्नेहपूर्ण साथ छोड़कर क्यों लौट आई। उस सरस परिवेश में तुम्हारी रूप माधुरी पर अपने संपूर्ण व्यक्तित्व और हृदय को समर्पित कर क्यों मधुर भावों से रिक्त नहीं हो सकी। इस प्रकार तुम्हें अपना सर्वस्व समर्पित करने में क्यों मैंने गलती कर दी, क्यों मैंने भूल कर दी, इस बात को लेकर अब मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। तो ये इस पद्यांश का भावार्थ है। अब हम व्याख्या का जो चौथा सोपान है या इसका कलात्मक सौंदर्य, काव्य सौंदर्य, उसको देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में पूर्व घटनाओं का स्मरण करने से विरह वेदना बढ़ जाती है और कुछ पछतावा भी होता है, कुछ मलाल भी होता है। कवि ने नायिका राधा की इसी मनोदशा का प्रस्तुत पद्यांश में सुंदर वर्णन किया है और प्रस्तुत पद्यांश की शब्दावली तत्सम तद्भव एवं मुहावरेदार है, बिंब विधान प्रशस्त है और प्रस्तुत पद्यांश में अनुप्रास, रूपक, उपमा एवं आक्षेप अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है और प्रस्तुत पद्यांश की भाषा शैली सहज सरल सुबोध और कवि के भावों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सशक्त और समर्थ है। अब हम कनुप्रिया जो काव्य है उसका पूर्व राग खंड है, उसका अंतिम पद्यांश है, उसको हम पढ़ते हैं, फिर उसकी समीक्षा करते हैं, विवेचन विश्लेषण करते हैं। तुमने तो उस रास की रात जिसे अंशतः भी आत्मसात किया, उसे संपूर्ण बनाकर वापस अपने अपने घर भेज दिया। पर हाय वही संपूर्णता तो इस जिस्म के एक एक कण में बराबर टीसती रहती है। तुम्हारे लिए कैसे हो जी तुम, जब मैं जाना ही नहीं चाहती तो बांसुरी के एक गहरे आलाप से मदोन्मत्त मुझे खींच बुलाते हो और जब वापस नहीं आना चाहती तब मुझे अंशतः ग्रहण कर संपूर्ण बनाकर लौटा देते हो। अब हम व्याख्या के जो 4 सोपानों के आधार पर प्रस्तुत जो पद्यांश है उसकी सप्रसंग व्याख्याएं करते हैं। प्रस्तुत पद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक आधुनिक हिंदी कविता में संकलित नई कविता के प्रमुख कवि धर्मवीर भारती द्वारा रचित विरचित कनुप्रिया काव्य के पूर्व राग खंड के 5वें गीत से उद्धृत है, अवतरित है, लिया गया है। अब हम व्याख्या का जो दूसरा सोपान है या प्रस्तुत पद्यांश का प्रसंग है उसको देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में नायिका राधा पूर्व की घटना का स्मरण करती हुई प्रेमावेश में स्वयं उत्तर प्रत्युत्तर देती है और भाव विह्वल हो जाती है। इसी का इस पद्यांश में चित्रण किया गया है। अब हम व्याख्या का जो तीसरा सोपान है इसका भावार्थ देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने वर्णन किया है कि प्रियतम कृष्ण को लक्ष्य कर राधा स्वागत रूप में कहती है कि इस रास की रात तुमने मुझे रोका था, परंतु मैं अपने घर लौट आई। उस रास की रात में तुमने जिसे भी रोका उसे आत्मसात तो आंशिक रूप से ही किया, परंतु उसे संपूर्ण प्रियजन बनाकर अपने घर भेज दिया। इस प्रकार तुमने उन सभी लोगों पर अपने स्नेह का, अपनी समग्र
प्रेम उदारता का प्रत्यर्पण किया। यह आपके प्रेम व्यवहार का ही श्रेष्ठ परिणाम माना जाता है, परंतु मुझे इस बात की वेदना है, इस कारण पछतावा है कि मैं तुम्हारे स्नेह की संपूर्ण उदारता के लिए लालायित रही, परंतु वह पा न सकी। इस कारण मेरे शरीर के एक एक रोम में उसकी पीड़ा बराबर बनी रहती है और मुझे इस बात का पछतावा होता रहता है। पूर्व राग में या पूर्व राग दशा में राधा पुनः भावावेश में आकर कहती है कि हे प्रिय, तुम कैसे हो? मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ, मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहती हूँ, फिर भी तुम मुझे अपनी बांसुरी के मधुर प्रखर आलाप से मदोन्मत्त कर अपनी ओर खींचकर बुला लेते हो, अर्थात मुझे प्रेम पूर्वक आत्मसात कर लेते हो। तुम्हारे इस प्रेमिल व्यवहार से बहुत उन्मत्त सी हो जाती हूँ। इस कारण अब मैं वापस नहीं जाना चाहती, तुमसे अलग नहीं होना चाहती, परंतु इस दशा में भी तुम मुझे अंशतः ग्रहण कर संपूर्ण बनाकर लौटा देते हो। मेरे प्रेम को मधुर भावना और निष्ठा से भर देते हो और मैं तुम में पूर्णतः अनुरक्त हो जाती हूँ। तो ये इस पद्यांश का भावार्थ है। अब हम व्याख्या का जो चौथा सोपान है उसके बारे में चर्चा करते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में नायिका राधा स्वयं को प्रियतम कृष्ण के प्रेम में समर्पिता मानती है, वो समर्पित हो जाती है। इस कारण पूर्व प्रेमालाप का स्मरण कर वे व्याकुल हो उठती है और एकांत में उन बातों का स्मरण कर ऐसी बातें कहने लगती है। और प्रस्तुत पद्यांश में वियोग श्रृंगार में पिछली बातों का स्मरण, रूप गुण का बखान, परस्पर संभाषण का स्मरण, चिंतन एवं चित्र दर्शन आदि का समावेश रहता है। यहाँ राधा पूर्व में हुए प्रेमालाप का स्मरण स्वागत कथन के रूप में कर रही है। और प्रस्तुत पद्यांश की शब्दावली सरल, सरस और भावयुक्ति प्रतीकात्मक है। और अंत में प्रस्तुत पद्यांश की भाषा शैली सहज सरल सुबोध और कवि के भावों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से समर्थ और सशक्त है। आज इतना ही, धन्यवाद। अगले वीडियो में हम नरेश मेहता का व्यक्तित्व, कृतित्व और उनके द्वारा विरचित प्रार्थना धेनुए नामक कविता है उसकी चर्चा करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।